आज की क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जानेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे हो जाएं। इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपको बेसिक समझाऊंगा बिफोर बिगिनिंग टुडेज क्लास। ITC इसको प्यार से बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। भाई ITC जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हमेशा ही 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं, वैसे इसका एक सेपरेट चैप्टर है और उस चैप्टर में जो भी बातें लिखी हुई है कि कहाँ कहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, कितना मिलता है, कहाँ नहीं मिलता, ये 3-4 बातें अगर आप कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका अच्छे से हो सकता है, 4 से 5 नंबर आपके स्कोर हो सकते हैं। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का फंडा क्या होता है। देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, दो में से एक चीज़ हो सकती है। मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, ट्रेडर तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, कहीं ना कहीं से सामान खरीदता है, रॉ मटेरियल्स। हो सकता है कहीं ना कहीं से वो सर्विस भी लेता हो, जैसे जैसे उसकी मशीनरी है और मशीनरी की एनुअल मेंटेनेंस होती है, तो मशीनरी की एनुअल मेंटेनेंस के लिए वो AMC चार्जेस पे करता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें कि सामने वाला व्यक्ति हर साल आकर आपकी मशीन की मेंटेनेंस करता है और उसके बदले कुछ पैसे चार्ज करता है। तो उसने कोई सामान सप्लाई नहीं करा, उसने सर्विस सप्लाई करी है। बट दिस सर्विस इज ऑल्सो नेसेसरी टू प्रोड्यूस योर फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है, सर्विस की भी ज़रूरत होती है जो आप बाहर वालों से लेते हैं। रॉ मटेरियल और सर्विसेज लेकर आप प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद जो है आप फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं, या फिर आप आउटपुट सर्विस देते हैं। जैसे हो सकता है कि मैंने लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप जो मैंने खरीदा वो मेरा एक तरह से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट था, कैपिटल गुड था वो। तो या तो रॉ मटेरियल या तो सर्विस या कैपिटल गुड यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। तो मैंने लैपटॉप खरीदा, वो मेरा फिक्स्ड एसेट। मैंने एक वाइट बोर्ड खरीदा, वो भी है मेरा फिक्स्ड एसेट। मैंने मार्कर खरीदा, तो उन सबको मैंने यूज़ करा, यूज़ कर कर मैंने प्रोसेस करा, प्रोसेस कर कर मैंने लेक्चर्स बनाए और लेक्चर्स को डिलीवर करा। तो यानी कि अगर मैं आउटपुट में सर्विस भी दे रहा हूँ, गुड्स को नहीं बेच रहा, तो सर्विस को देने के लिए भी मैं कुछ मटेरियल का यूज़ कर सकता हूँ, कैपिटल गुड का यूज़ कर सकता हूँ, सर्विसेज का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं फिनिश प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं मैं सिर्फ रॉ मटेरियल यूज़ करूँ, मैं कोई सर्विस को भी यूज़ कर सकता हूँ। मशीनरी है तो उसका डेफिनेटली मैंने उसे खरीदा होगा, तो वो मेरा फिक्स्ड एसेट है यानी कि कैपिटल गुड्स है, उसे भी मैं यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा हर साल। तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर कर मैं या तो फिनिश प्रोडक्ट देता हूँ या मैं आउटपुट सर्विस देता हूँ। और जब मैं ऐसा करूँगा तो उस केस में अगर मैं GST में रजिस्टर्ड हूँ और मेरे को GST लॉ कंप्लाइंस करना मेरे लिए ज़रूरी है, तो मैं अपने कस्टमर से GST चार्ज करूँगा। मान लेते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए की सर्विस दी या 1 लाख रुपए का मैंने गुड सप्लाई करा, उस पर मैंने 18% का GST लगाया, तो ये आया 18,000 रुपये। और 1,18,000 रुपये मैंने 1,18,000 ज़्यादा ज़ीरो लग गए मेरे हिसाब से, मैंने अपने कस्टमर से वसूल करा। ये था बिल का प्राइस या इनवॉइस का प्राइस। जब ये मैंने सामान खरीदा होगा, सर्विस ली होगी या कैपिटल गुड्स मैंने खरीदे होंगे, फिक्स्ड एसेट को खरीदा होगा, तो उस टाइम अगर मैंने ये सब चीज़ें खरीदी 50,000 रुपये में, कोई चीज़ मैंने खरीदी 1 लाख रुपए की, मैंने सर्विस ली, रॉ मटेरियल मैंने खरीदे 70,000 के, कुछ भी मैंने लिया अपनी आउटपुट सर्विस देने के लिए या फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, बना कुछ भी रहे हो उसके लिए तीनों चाहिए हो सकता है। सर्विस दे रहे हो तो भी तीनों चाहिए हो सकता है, फिनिश गुड्स दे रहे हो तो भी तीनों चाहिए होता है, दोनों दे रहे हो तो भी तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैं सर्विस दे रहा हूँ, साथ में मैं अपनी बुक्स भी देता हूँ, और बुक्स की जो हार्ड कॉपी है उसके लिए मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ। तो रॉ मटेरियल भी हो गया, भले मैं मेनली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट उसके साथ जो प्रोडक्ट जा रहा है वो रॉ मटेरियल हो गया। जो किताबें बन रही है उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल भी चाहिए, अगर मैं खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो, किताबें को पब्लिश कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो सकती है फिनिश प्रोडक्ट या फिर सर्विस देने के लिए। तो जो भी मैंने यहाँ लिया, इन चीज़ों को हम इनपुट बोलते हैं। रॉ मटेरियल को इनपुट बोलते हैं, सर्विस को इनपुट सर्विस बोलते हैं, और कैपिटल गुड्स को तो कैपिटल गुड्स ही बोलते हैं। तो जब मैंने ये चीज़ें खरीदी होगी तो सामने वाले व्यक्ति ने, अगर वो GST में रजिस्टर्ड है और उस पर GST लॉ लगते हैं, तब तो उसने GST चार्ज करा होगा, अदरवाइज़ नहीं करा होगा। तो यदि वो GST चार्ज करता है 18% का, या किसी पे 9% का, या किसी पे 12% का, जो भी रेट गिवन है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें रेट याद नहीं करनी, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, लॉ समझनी है कि जब भी हमने ये सामान खरीदा तो हमने कुछ ना कुछ GST दिया होगा, अगर सामने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड है तो, ये उस पर GST लॉ लगता है तो जो भी हमने GST दिया होगा
जैसे मान लेते हैं इस टोटल केस में 70,000, 1,70,000, 2,20,000 आ रहा है। 2,20,000 में 39,600 रुपीज़ का जीएसटी निकल कर आ रहा है 18% के हिसाब से। तो 39,600 का जो मैंने जीएसटी पे करा है, उस जीएसटी का मैं क्रेडिट ले सकता हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैंने पे करा है उसने ये अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करा दिया। ठीक है ना। अगर मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता तो मैंने जो चीज़ खरीदी वो तो मेरा खर्चा लगा, उसमें मैंने अपना और खर्चा जोड़ा, उसमें मैंने अपना मुनाफा जोड़ा, और उस पूरे पर मैंने कस्टमर से और जीएसटी लिया, और फिर वो पूरा का पूरा मैं गवर्नमेंट को दोबारा दे रहा हूँ। फिर जो मुझसे खरीद रहा है वो भी आगे अपना कुछ प्रॉफिट जोड़कर किसी और को दे रहा है, फिर पूरा का पूरा जीएसटी लेकर फिर गवर्नमेंट को दे रहा है। यानी हर ट्रांजैक्शन पर गवर्नमेंट को पूरी अमाउंट पर और जो एडिशन करी है उस पर पूरा पूरा जीएसटी मिल रहा है, जबकि चीज़ वो एक ही है जो रोटेट हो रही है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, जो फाइनल कस्टमर होगा वो जो जीएसटी पे करेगा उतना टोटल अमाउंट एक्चुअली में हमारे पास पहुंचेगा, क्योंकि फाइनल कस्टमर आगे कुछ बेचेगा नहीं, खुद कंज्यूम कर लेगा, तो उसकी जेब से जो फाइनल जीएसटी जाएगा वही गवर्नमेंट का उस पर अधिकार है, उस पर जो है गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है। तो वो जीएसटी एक साथ फाइनल कस्टमर से लेने के बजाय इस चेन में लिया जाता है कि भैया आपने जो आगे सामान बेचा, आप हमें जीएसटी दे दो जो भी कलेक्ट करा, सामने वाला व्यक्ति उसमें और कॉस्ट जोड़ेगा अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और प्रॉफिट जोड़ेगा, कुछ और नया प्रोडक्ट बनाएगा, उस पर जीएसटी की रेट अलग हो सकती है, और उसके बाद वो आगे बेचेगा और बेचने पर जीएसटी कलेक्ट करेगा। उस कलेक्शन में हम बोलेंगे कि भाई देखो, जो चीज़ आपने यहाँ खरीदी थी उस पर इतना जीएसटी आपने ऑलरेडी दे दिया, तो जो वैल्यू एडिशन आपने करी उसके बाद टोटल अमाउंट पर जीएसटी कलेक्ट करा, पर अगर हम उसमें से माइनस कर दें जो जीएसटी आप ऑलरेडी रॉ मटेरियल, इनपुट, सर्विस या कैपिटल गुड्स पे दे चुके हो, तो अल्टीमेटली जो सिर्फ आपने वैल्यू एडिशन करा है ना, उतने पोर्शन का ये जीएसटी एक्चुअली में आप जो है गवर्नमेंट को जो है देंगे अपनी जेब से। तो यहाँ पर मैं 18,000 रुपये यहाँ लिखूंगा, और 18,000 में से मैं माइनस कर लूँगा 39,600। द आंसर इज़ नो। मैं मैक्सिमम 18,000 रुपये ही माइनस करूँगा और कहूँगा कि मुझे जीएसटी कुछ देना ही नहीं है। मैंने ज़्यादा सामान खरीदा तो उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जीएसटी दे चुका हूँ। वैल्यू एडिशन के बाद जो मैंने पूरे पर जीएसटी कलेक्ट करा वो सिर्फ 18,000 रुपये बना है, बाकी मैंने हो सकता है सेल ना करा हो, जब करूँगा तब उस पर भी कलेक्ट करूँगा, बट फिलहाल 18,000 मेरा जीएसटी बनता है क्योंकि मैंने इतना ही सेल करा है। माइनस कर लेता हूँ, मेरे पास जीएसटी का क्रेडिट बचा हुआ है जो खरीदने के टाइम मैंने ऑलरेडी पे करा था, जिसका पैसा गवर्नमेंट तक पहुँच चुका है। अब मेरे पास जो क्रेडिट है वो 39,600 में से आप 18,000 माइनस कर लीजिए, और 21,000 रुपये 21,600 का मेरे पास पैसा बच गया। ये पैसा मेरे पास बच गया, यानी जीएसटी का क्रेडिट मेरे पास बचा हुआ है। इसको मैं फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ, इसका कोई ऐसा लिमिट नहीं है, आप इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। बस ट्विस्ट कहाँ पर आ गया है कि जीएसटी सिर्फ एक जीएसटी नहीं है, उसमें सीजीएसटी का कंपोनेंट भी होता है, उसमें एसजीएसटी का कंपोनेंट भी होता है, उसमें आईजीएसटी का कंपोनेंट भी होता है। यहाँ पर ट्विस्ट आ गया। सिर्फ जीएसटी था तो जीएसटी ले रहे थे, जीएसटी पे कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत अब आएगी जब यहाँ पर 3 इसके कंपोनेंट आ जाएंगे। जो सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। आईजीएसटी भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, पर बाद में जो है आगे अपोर्शन हो जाता है, आगे जो है स्टेट्स को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बांट देती है, जिस स्टेट में कंजम्पशन हो रही होती है, जिस स्टेट में उसका डेस्टिनेशन होता है गुड्स का, गुड्स की कंजम्पशन होती है। सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा स्टेट सेल पर लगते हैं, यानी कि अगर आप विद इन सेम स्टेट करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक पोर्शन ले लेगी, स्टेट गवर्नमेंट एक पोर्शन ले लेगी, कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर अपोर्शनमेंट नहीं करना पड़ेगा। स्टेट को अपना हिस्सा मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना हिस्सा मिल गया। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, स्टेट लेवल तो टैक्सेस है नहीं ना, कि आप सेम स्टेट में सेल कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। थोड़ा सा पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। विद इन सेम स्टेट सेल हुई है, सप्लाई हुई है, और उसमें दोनों गवर्नमेंट अपना अपना मौज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इंट्रा स्टेट सेल नहीं होती है और इंटर स्टेट सेल होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उस केस में आईजीएसटी चार्ज होगा। आईजीएसटी चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, नामकरण बदल गया है। जो एक्चुअली में जो है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी जो आता है निकलकर उस पर्टिकुलर गुड्स पे, वही टोटल में हम उसे आईजीएसटी बोलते हैं। नामकरण बदल दिया है क्योंकि इससे दो चीज़ें पता लगती है, एक तो इंटर स्टेट सप्लाई करी थी आपने, दूसरा ये पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अगर ये 9% की रेट और ये 9% की रेट थी तो आईजीएसटी जो है 18% की रेट पर होगा।
ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, टैक्स को बचा नहीं सकते, टैक्स तो उतना ही देना पड़ेगा, सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाएगा और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी पैसा, जो है बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे देगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, तो ऐसा नहीं है कि तीनों का तीनों जो है आपस में एडजस्ट हो सकते हैं। मतलब जब आपने चीज़ें खरीदी, ये आपका इनपुट था या इनपुट सर्विस था या फिर कैपिटल गुड्स था, जब भी खरीदा था आपने, तो जीएसटी जो पे करा होगा, जो मैं ऊपर समझा रहा था कि जीएसटी पे करा है 39,600 का, ये एक्चुअली में सिर्फ जीएसटी नहीं होगा, इसमें कुछ पोर्शन सीजीएसटी होगा, कुछ एसजीएसटी होगा। अगर दूसरी स्टेट से परचेज करी नहीं है तो कुछ और नहीं होएगा, और दूसरी स्टेट से भी कुछ परचेजेस करी है तो आईजीएसटी भी आपने कहीं ना कहीं पे करा होगा, जो गवर्नमेंट को जमा हो चुका है। आगे जब सेल करोगे तो हो सकता है सेम स्टेट में सेल करो तो अपने कस्टमर से आप एसजीएसटी और सीजीएसटी कलेक्ट करोगे, और दूसरी स्टेट में सेल करोगे तो आईजीएसटी कलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपका जो है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी पेबल भी आ रहा है कि भैया जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट करा है वो मैं गवर्नमेंट को पे भी करूँगा, और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऑलरेडी पेड सामान खरीदने के टाइम वो भी आ रहा है, जो गवर्नमेंट को आप ऑलरेडी पे कर चुके हो सामान खरीदने के टाइम, जिसका आप क्रेडिट ले सकते हो, यानी कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको इसका मिलेगा। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया एक तरफ पेबल भी आ रहा है, एक तरफ क्रेडिट भी आ रहा है, तो खरीदने पर जो पे करा उसका क्रेडिट मिलेगा फ्रॉम द अमाउंट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम योर कस्टमर, और बैलेंस अमाउंट यू आप गवर्नमेंट को देंगे, ताकि वैल्यू एडेड पोर्शन पर जो एक्चुअली में जीएसटी बनता है, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, वो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को आप जमा करा दें। अब यहाँ की अगर प्रक्रिया समझ में आ गई तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ किससे एडजस्ट हो सकती है, कौन सी चीज़ किससे एडजस्ट हो सकती है। देखो ये सीजीएसटी पेबल है कि आपने सामने वाले अपने व्यक्ति से, कस्टमर से जो है सीजीएसटी कलेक्ट करा, माइनस सीजीएसटी पेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, खरीदने के टाइम जो सीजीएसटी पे करा था वो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो, उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। सिमिलरली एसजीएसटी पेबल में आप एसजीएसटी का क्रेडिट माइनस कर सकते हो, और आईजीएसटी की पेमेंट जो करनी है आपको, जो पेबल है उसमें से आप आईजीएसटी का क्रेडिट माइनस कर सकते हो। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है अलाउड है, सिंपल सीजीएसटी में से सीजीएसटी माइनस हो सकता है, एसजीएसटी में से एसजीएसटी का क्रेडिट, और आईजीएसटी में से आईजीएसटी का क्रेडिट माइनस हो सकता है। यहां पर एक और चीज बता दी गई है, सीजीएसटी की पेमेंट के लिए आप आईजीएसटी का क्रेडिट भी यूज कर सकते हो, एसजीएसटी की पेमेंट के लिए आप आईजीएसटी का क्रेडिट भी यूज कर सकते हो, और आईजीएसटी की पेमेंट के लिए आप सीजीएसटी या एसजीएसटी का क्रेडिट भी यूज कर सकते हो। यानी कि सेम में से तो एडजस्टमेंट हो ही सकता है। सीजीएसटी पेबल है तो उससे सीजीएसटी जो पे करा था जिसका इनपुट क्रेडिट ले सकते हो वो तो माइनस हो ही सकता है। एसजीएसटी पेबल में से एसजीएसटी का क्रेडिट माइनस हो सकता है, आईजीएसटी पेबल में से आईजीएसटी का क्रेडिट माइनस हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जैसा कि पुराने सिस्टम में कास्केडिंग इफेक्ट था, डबल टैक्सेशन था, उनको दूर किया गया है, और यहाँ पर अब क्रॉस भी जो है आईजीएसटी और सीजीएसटी है या आईजीएसटी एसजीएसटी है, उसका भी जो है आपस में एडजस्टमेंट हो सकता है कि भले आपने खरीदने के टाइम आपने इंटर स्टेट परचेज करा हो जिस पर आईजीएसटी पे कर चुके हो, और बेचने के टाइम आप सेम स्टेट में बेच रहे हो जिसमें आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी की कलेक्शन हो रही है, तो उसमें से भी आप माइनस कर सकते हो जो ऑलरेडी आप आईजीएसटी को पे कर चुके हो, और बैलेंस अमाउंट ही अपनी स्टेट गवर्नमेंट को आप देंगे। अब यहाँ पर जब ऐसा होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा, नहीं लॉस हो गया? आप खरीदते हो दूसरी स्टेट से जहाँ पर आप आईजीएसटी पे करते हो, आईजीएसटी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप प्रोसेसिंग करते हो, प्रोसेसिंग कर आप सेम स्टेट में आगे सेल करते हो, और वहाँ पर आप कलेक्ट करते हो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और एसजीएसटी की पेमेंट के लिए माइनस कर लेते हो आईजीएसटी क्रेडिट जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे चुके हो। तो यानी कि अगर एसजीएसटी मान लेते हैं पेबल आ रहा है आपका 1 लाख रुपए, और 20,000 का आपने आईजीएसटी क्रेडिट ले लिया, तो 80,000 आपने जो है स्टेट गवर्नमेंट को पे करा, जबकि स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था 1 लाख रुपीज़। तो कहीं ना कहीं 20,000 का स्टेट गवर्नमेंट का लॉस हो गया, क्योंकि जो क्रेडिट आपने लिया है उसका पैसा एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट को गया है। अगर यही आप एसजीएसटी की पेमेंट के लिए एसजीएसटी का ही क्रेडिट माइनस करते तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये अमाउंट मैंने खरीदने के टाइम स्टेट गवर्नमेंट को दी और ये अमाउंट मैंने बेचने के टाइम स्टेट गवर्नमेंट को देनी बनती है, तो उसमें से माइनस कर लेता हूँ जो स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी जा चुकी है, तब तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होती।
बट यहाँ पर क्योंकि अलाउ तो कर दिया इन्होंने कि आप इंटरचेंजेबली एडजस्ट कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर 20,000 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि वो एक्चुअली में उन्हें मिला नहीं, बिकॉज यू हैव एडजस्टेड IGST क्रेडिट फॉर द पेमेंट ऑफ SGST लाइबिलिटी। CGST को एडजस्ट करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाती है, वो आपस में देख लेगी, पर यहाँ पर जो किया है उसमें दिक्कत होगी, और इसीलिए इस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से 20,000 रुपये बाद में वसूल कर लेगी, कि भाई 80,000 तो मेरे को मेरे बंदे ने दे दिए और 20,000 सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिए, तो इसके पास तो 1 लाख रुपये पहुँच ही जाएंगे जो इसके बनते थे। अगर इसका उल्टा होगा तो उल्टे के केस में भी आप मान सकते हैं कि मान लो IGST की पेमेंट करनी है और उस पेमेंट के लिए आपने SGST का क्रेडिट यूज़ कर लिया, बिकॉज यू हैव परचेज इन द सेम स्टेट while you have sold your goods or services in other state। तो कलेक्शन होती है IGST की, बट क्रेडिट ले सकते हो SGST का। तो यहाँ पर अगर ये 1 लाख रुपये था और ये 30,000 का क्रेडिट था, तो 70,000 यहाँ पर निकल कर आएगा जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था 1 लाख रुपये, उसे मिला 70,000। सेंट्रल गवर्नमेंट को 30,000 का लॉस हो गया, क्योंकि जो क्रेडिट आपने यूज़ करा वो क्रेडिट का पैसा एक्चुअली में स्टेट गवर्नमेंट को आप दे चुके थे। जिस व्यक्ति को आपने खरीदने के टाइम पे करा था उसने स्टेट गवर्नमेंट को ये पैसा जमा करवा दिया था। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है 30,000 से सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनसेट कर देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1 लाख रुपये अपने पहुँच जाएंगे, 1 लाख रुपये उसको मिल जाएंगे। ठीक, इस पूरी प्रक्रिया में मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, और वो ये है कि जो CGST है उसका क्रेडिट आप SGST की पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और SGST का जो क्रेडिट है उसको आप CGST की पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये तो 100% श्योर है, गारंटी है। ये लोग आपस में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें एडजस्ट हो सकती है। ठीक है ना। तो वैसे तो कास्केडिंग इफेक्ट हटाने की कोशिश करिए, बट इनकी एडजस्टमेंट को पूरी तरह से रोक दिया गया है। ओके सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ मैनर ऑफ एडजस्टमेंट। किस में से क्या एडजस्ट हो सकता है वो तो आपने सीख लिया, पर किस ऑर्डर में एडजस्ट करना है उस ऑर्डर को भी जरा हम जान लेते हैं। आपके एक्ट में कुछ बातें लिखी हुई है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपको मालूम है कि जब भी आप खरीदेंगे तो सेम स्टेट में परचेज करने से आपको CGST और SGST मिलेगा, जो पैसा आपने दे दिया जिसका क्रेडिट आप ले सकते हैं, और दूसरी स्टेट से परचेज करने पर IGST पेमेंट करेंगे जिसका क्रेडिट आप ले सकते हैं। तो यानी इनपुट में भी तीनों चीज़ें होगी, और जब सेल करेंगे तो सेम स्टेट में सेल करने पर ये और दूसरी स्टेट में सेल करने पर IGST, तो ये पेमेंट भी आएगी आपकी। इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट में भी तीनों आ सकते हैं, इनपुट में भी तीनों आ सकते हैं। एडजस्टमेंट के लिए आप कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो भी मैंने बताया। अब इसका मैनर डिस्कस कर रहा हूँ कि पहले किसको किस में से एडजस्ट करना होगा। ये रूल आपके कुछ कहते हैं, एक्ट में कुछ बातें लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी चीज़ किस में से पहले एडजस्ट होगी और कौन सी बाद में एडजस्ट होगी। इसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में भी है, बट क्योंकि हम अभी कर रहे हैं तो अभी जो है आप ढंग से कर लीजिए, ताकि बाद में मुझे दोबारा से ना करवाना पड़े। इन विच ऑर्डर टू एडजस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक्ट में कुछ बातें लिखी हुई है जिसमें सबसे पहले ये लिख दिया कि CGST और SGST जो है वो आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी हालत में CGST की पेमेंट के लिए आप SGST का क्रेडिट और SGST की पेमेंट के लिए CGST का क्रेडिट आप कभी यूज़ नहीं करेंगे। दैट इज़ नॉट अलाउड। ये है रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि CGST और SGST जो है आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। ये रूल नंबर 1 कहता है। दूसरा रूल कहता है कि IGST का क्रेडिट आपको सबसे पहले यूज करना है एज पर सेक्शन 49A। 49A कहता है IGST क्रेडिट शुड बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट, शुड बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट। दैट मीन्स यहां पर अगर IGST का कोई क्रेडिट है, ठीक, तो उस क्रेडिट को आप सबसे पहले यूज करेंगे। अगर ये 1 लाख रुपए है तो पहले पूरा 1 लाख खत्म कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि मैं बाकी का क्रेडिट यूज करूं या ना करूं। अगर ये 2 लाख है, 5 लाख है, जितना भी क्रेडिट है, यू हैव टू फर्स्ट थिंक दैट हाउ आई शुड यूटिलाइज दिस 1 लाख रुपीज।
मेरे लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट आप आईजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज़ कर लीजिए, क्योंकि सेम सेम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सबसे बेस्ट रहता है। अगर उसके बाद भी मान लेते हैं कि पेमेंट आपकी बनती है करीब करीब 15,000 की, तो पेमेंट के लिए आपने जो 15,000 का आईजीएसटी का क्रेडिट यूज़ कर लिया, यहाँ पर आपके पास जो है करीब करीब आप कह सकते हैं 85,000 का क्रेडिट और बच गया। नाउ दिस 85,000 यू कैन यूज आइदर फॉर द पेमेंट ऑफ CGST और फॉर SGST एज पर योर चॉइस। सेम सेम में से तो सबसे पहले एडजस्टमेंट करना बनता ही है, और उसके बाद जो है आप आईजीएसटी का क्रेडिट को खत्म करने के लिए या तो CGST की पेमेंट या SGST की पेमेंट के लिए यूज़ करेंगे। अगर ये खत्म हो गया तब तो आगे बढ़ेंगे, और अगर ये फिर भी बचा रह गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी पेमेंट आई थी उसमें से आपने क्रेडिट ही एडजस्ट कर लिया, गवर्नमेंट को कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। वाई? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड लॉट्स ऑफ टैक्सेस ऑन योर इनपुट, और कलेक्शन आपका इतना हुआ नहीं, तो कलेक्शन में से जब इनपुट माइनस करा तो आपकी कोई लाइबिलिटी बची नहीं। ये बात तो हमें समझ में आ गई, ये रूल नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो गया। एक और रूल कहता है, उसमें लिखा हुआ है SGST या UTGST क्रेडिट अगर आप यूज़ कर रहे हैं आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो वो आप तभी कर सकते हैं अगर CGST का क्रेडिट खत्म हो चुका है। ये सेक्शन 49 में एक अमेंडमेंट करी गई थी। क्या अमेंडमेंट है? रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि SGST का क्रेडिट या डेफिनेटली UTGST का क्रेडिट आप यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ IGST की पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ओनली इफ देर इज नो CGST क्रेडिट अवेलेबल। तो ये 3 रूल हैं, आपस में एडजस्टमेंट नहीं होगी। IGST क्रेडिट सबसे पहले यूज करना है, और फिर अगर IGST का क्रेडिट नहीं है बट IGST की पेमेंट है, क्रेडिट था ही नहीं, उल्टा होता केस केस उल्टा होता है। यहां पर देखो ऐसे होता, ये है आपका क्रेडिट क्योंकि आपने इनपुट पर पे करा है, और ये है आपकी लाइबिलिटी जो आप आउटपुट पर कलेक्ट करोगे। दोनों जगह तीनों चीजें होती है। आपकी पेमेंट आ रही है 1 लाख रुपीज़ की, और दूसरी भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ पेमेंट आपकी आ रही होगी, और क्रेडिट है आपका 15,000 का। तो इस केस में IGST की पेमेंट के लिए रूल कहता है IGST का क्रेडिट सबसे पहले यूज होना चाहिए, तो वो आप यहाँ यूज कर लेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा 85,000 का लाइबिलिटी, करेक्ट। यहां पर आपका कुछ CGST और SGST का क्रेडिट भी बचेगा। मान लेते हैं ये क्रेडिट आपका है 50,000, 70,000, और यहां पर आपकी लाइबिलिटी है करीब करीब आप कह सकते हैं 20,000 और 10,000। ऐसी अगर सिनेरियो है तो इसमें आप क्या करेंगे? आपने जो है रूल नंबर 1 फॉलो करा, CGST की पेमेंट के लिए SGST यूज नहीं करा, और SGST की पेमेंट के लिए CGST का क्रेडिट यूज नहीं करा, वो आपने करा नहीं। रूल नंबर 2 कहता है कि IGST का क्रेडिट सबसे पहले खत्म करना है, तो IGST का जो क्रेडिट था वो आपने खत्म करा, खत्म हो गया, जीरो हो गया, ये IGST की पेमेंट के लिए यूज कर लिया। उसके बाद कहते हैं कि अगर आप SGST या UTGST का क्रेडिट IGST की पेमेंट के लिए यूज करने वाले हैं, अभी किया नहीं है, तो वो तब यूज करेंगे जब CGST का क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो हम तो यूज कर ही नहीं रहे, वाई वी शुड यूज इट? सबसे पहले तो मेरे पास SGST में 10,000 की लाइबिलिटी है, तो मैं माइनस करूंगा ना SGST क्रेडिट 10,000। SGST की पेमेंट के लिए तो SGST का क्रेडिट, और CGST की पेमेंट के लिए CGST का क्रेडिट, और IGST की पेमेंट के लिए IGST का क्रेडिट। इसमें तो दिक्कत ही नहीं है सेम सेम से माइनस करने में। तो सबसे पहले तो मैं यही करूंगा, सारे रूल्स को फॉलो करूंगा। IGST क्रेडिट खत्म हो गया। उसके बाद जो सिंपल चीज़ें हैं वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। SGST की पेमेंट के लिए SGST का क्रेडिट यूज़ कर लिया, इसमें से 10,000 माइनस हो गए, और 60,000 का क्रेडिट अभी और बच गया। सिमिलरली CGST की जो पेमेंट है 20,000 की आउटपुट, ये आपकी पेमेंट आ रही है, इसमें माइनस कर लूँगा CGST का क्रेडिट 20,000, तो पेमेंट कुछ बचेगी नहीं। 30,000 आपके पास क्रेडिट बच जाएगा, 60,000 क्रेडिट बच जाएगा। अब आपका जो थर्ड रूल कहता है कि भैया ठीक है 85,000 की मेरी लाइबिलिटी पड़ी है IGST की, इनकी लाइबिलिटी तो खत्म हो गई क्योंकि मैंने क्रेडिट को एडजस्ट कर दिया। अब अगर मैं CGST की जगह SGST को यहाँ यूज़ कर लूँ तो वो रूल मेरा जो है ब्रीच हो जाएगा, बिकॉज माई रूल सेज, रूल नंबर 3, कि आप इसका क्रेडिट यूज़ कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ IGST लाइबिलिटी ओनली इफ
CGST credit is not available. Right now CGST credit is available. So 85,000 जो मेरा बच गया है IGST का, मेरा जो लाइबिलिटी है 85,000, उसमें से मैं माइनस करूंगा CGST का क्रेडिट, वो है 30,000 रिमेनिंग। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 55,000 की मेरी IGST की लाइबिलिटी बच जाएगी। अब मैं जो है SGST का क्रेडिट भी यूज़ कर सकता हूँ फॉर पेमेंट ऑफ IGST लाइबिलिटी। तो SGST का क्रेडिट जो 60,000 था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60,000 पड़ा था, वो 55,000 माइनस होने के बाद 5,000 रुपये बच जाएगा। आगे कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ में, जो भी आपका आएगा उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे जो है पूरा एडजस्टमेंट चलता है। अगर ये आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे, और क्लियर नहीं हुआ तो आप ये लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं, वीडियो के राइट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है सर, ये चीज़ें तो हमने कर दी है। अब हम अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट वीडियो में हम नहीं कर पाए थे, और उसमें मानेंगे कि मिस्टर बी जो है वो पुणे में सिचुएटेड है, यानी ए दिल्ली में है और बी पुणे में है। तो दिल्ली से गया पूना, दिल्ली से भेजा पुणे में, गुड्स को सेल कर दिया। 20,000 रुपीज़ का जो वैल्यू था उसमें आपने IGST 18% का ऐड करा, बिकॉज इट वॉज एन इंटर स्टेट सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड टोटल प्राइस चार्ज फ्रॉम मिस्टर बी वॉज 23,600। अब क्योंकि जो मिस्टर बी है, समझने वाली बात है, जो मिस्टर ए है उन्होंने बेचा है, तो मिस्टर ए के लिए तो 3,600 आउटपुट हो गया। अगर उनका कोई भी इनपुट नहीं होगा तो वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। और जो मिस्टर बी है उन्होंने तो खरीदा है, तो खरीदने के टाइम जो GST पे करा है वो उनका है इनपुट, कि भैया मैंने 3,600 तो ऑलरेडी पे कर दिया। उसमें आपने क्या करा, उसको अलग कर लिया 3,600 को, और 20,000 में अपना प्रॉफिट जोड़ा 5,000 रुपीज़ का, तो आपका जो है टोटल अमाउंट निकल कर रहा है 25,000 रुपीज़। उसमें आपने CGST और SGST आपने ऐड करा, 9% ऐड करा। अगर IGST होता तो रेट होती 18%, बिकॉज इट इज द सम ऑफ CGST एंड SGST। इंडिविजुअली में दोनों अलग अलग 9% आपने चार्ज करा। तो देख सकते हो कि जो मिस्टर बी हैं वो खरीद रहे हैं दूसरी स्टेट से और बेच रहे हैं सेम स्टेट में। तो सेम स्टेट में सी को बेचा, तब उन्होंने जो कलेक्ट करा है ये इनका हो गया मिस्टर बी का आउटपुट टैक्स, और जब इन्होंने खरीदा था मिस्टर ए से तो वो IGST इनका हो गया 3,600 रुपये इनका इनपुट टैक्स, जिसका वो क्रेडिट ले सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो यहां पर आप देखेंगे मिस्टर बी जो है उनके पास CGST जो है 2,250 रुपीज़ जो है उन्होंने कलेक्ट करे हैं, जो पेमेंट करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सबसे पहले वो माइनस करेंगे IGST का क्रेडिट, मतलब एडजस्ट कर लेंगे। दोनों चीज़ें आप खुद ही सोचिए, दोनों चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आप CGST की पेमेंट के लिए IGST क्रेडिट पहले यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाती है, उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपका पूरा का पूरा जो है CGST की पेमेंट हो गई, बिकॉज IGST का जो क्रेडिट था वो 3,600 रुपये का था। 3,600 में से आपने 2,250 रुपीज़ यूज़ कर लिए, तो बैलेंस जो है 1,350 रुपीज़ आपके और जो है क्रेडिट बच गया है। जो आपकी पेमेंट आ रही है स्टेट गवर्नमेंट को वो है 2,250 की, तो जो IGST का क्रेडिट बचा है आप उसको यूज़ करेंगे, बिकॉज IGST कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ बोथ CGST एंड SGST, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो 900 रुपये फिर भी बच गए, ये आप स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे। बट जब आपने ऐसा करा तो कहीं ना कहीं 1,350 रुपये का स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो गया। रीजन इज रियली सिंपल, you have paid this 1,350 IGST and it has gone to the central government. However, at the time of payment of 2,250 to the state government, you have subtracted 1,350, 1,350 that was not originally paid to state government, it was paid to central government. Therefore, ये रेवेन्यू का लॉस स्टेट गवर्नमेंट को हुआ है, और इसकी भरपाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कर लेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा कलेक्ट कर लेगी। ठीक, यही दे रखा है यहाँ पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा, जो मिस्टर ए को हमने पे करा था 3,600 वो मिलेगा, पर 1,350 रुपीज़ क्योंकि गलत एडजस्टमेंट हो गया, SGST की पेमेंट के लिए IGST को एडजस्ट कर लिया, तो इतना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के नाम ट्रांसफ़र कर देगी। तो एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट को 2,250 ही मिलेगा, एंड सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को भले ही 900 रुपये एंड में मिले हों, पर 1,350 से सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाएंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है एंड में 2,250 उसके पास रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होती है,
जो सप्लाई करने वाला है और जहाँ पर सप्लाई हो रही है वो दोनों सेम स्टेट में है, तो उसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं, और उस पर CGST SGST लगता है, ये आपको पता है। और यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रही है तो UTGST लगेगा इंस्टेड ऑफ SGST। और लोकेशन ऑफ सप्लाई एक जगह है, प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी जगह है, दूसरी स्टेट में है, तो उस केस में IGST लगता है, बिकॉज इट्स एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। थोड़ी सी चीज़ें और करेंगे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट, बेसिक इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट है, सेल्फ सप्लाई इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू GST, यानी अगर आप खुद को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, खुद को ही कुछ सप्लाई कर रहे हैं, उसे भी GST के दायरे में ले आया गया है, प्रोवाइडेड आपका GST का रजिस्ट्रेशन जो है अलग अलग हो। ये क्या चीज़ होती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, GST का रजिस्ट्रेशन जो है आपको जिसको भी लेना होता है उसको हर स्टेट में लेना होता है जिस स्टेट में वो ऑपरेट कर रहा है। अगर मैं दिल्ली और मुंबई में ऑपरेट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं एक महाराष्ट्र में GST का रजिस्ट्रेशन लूंगा, एक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लूंगा। रीज़न इज़ रियली सिंपल, अगर मैं महाराष्ट्र में सेल करूंगा इंट्रा स्टेट तो कुछ मैं महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट को पेमेंट करूंगा और कुछ सेंट्रल को करूंगा, और जो दिल्ली में करूंगा वो कुछ दिल्ली गवर्नमेंट और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करूंगा। जिस गवर्नमेंट को देना है अलग अलग गवर्नमेंट को, तो मुझे अलग रजिस्ट्रेशन नंबर तो लेना ही पड़ेगा। तो हर स्टेट में जहाँ पर मैं ऑपरेट करता हूँ वहाँ मुझे लेना पड़ेगा। उड़ीसा में नहीं करता, आंध्र प्रदेश में नहीं करता, वहाँ नहीं लेना पड़ेगा। जिस स्टेट में ऑपरेट करोगे वहाँ का रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। और GST रजिस्ट्रेशन के लिए पैन नंबर भी मैंडेटरी होता है, पैन नंबर भी देना जरूरी होता है, और पैन नंबर GST रजिस्ट्रेशन नंबर का ही पार्ट भी बनता है, और उसमें कुछ और लेटर्स जोड़कर जो है पूरा GST का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं आपने एक महाराष्ट्र स्टेट में जो है आपका GST में रजिस्टर्ड हो, दिल्ली में हो, एक ब्रांच आपकी महाराष्ट्र में है, एक दिल्ली में है, और महाराष्ट्र वाली ब्रांच दिल्ली में सप्लाई कर रही है, तो है तो आप ही की ब्रांच, बट इसे भी सप्लाई माना जाएगा। और यहाँ पर भी जो है आप अपनी ही ब्रांच पर GST लेवी करेंगे और गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, क्योंकि यहाँ गुड्स की मूवमेंट हो गई है। अच्छा, दिल्ली में अगर मेरी 2 ब्रांचेज हैं तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन ले लें क्योंकि सेम स्टेट है, महाराष्ट्र में 10 ब्रांचेज हैं, एक ही रजिस्ट्रेशन ले लें, सेम ही स्टेट है, या हर ब्रांच का अलग रजिस्ट्रेशन ले लें, वो आपकी मर्जी है। अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेंगे हर ब्रांच का, तो उस केस में एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में सप्लाई करोगे तो वहाँ पर भी GST आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो सर क्या हम पूरे इंडिया में एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? द आंसर इज नो। हर स्टेट में तो लेना ही पड़ेगा जहाँ पर आप ऑपरेट कर रहे हैं, बट देर इज़ वन ऑप्शन कि अगर आप सेम स्टेट में हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेज ही हैं सिर्फ, तो उस स्टेट में आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर रख सकते हैं, दैट इज़ योर ऑप्शन। और फिर आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच सेम स्टेट में देंगे तो कोई GST नहीं लगेगा, क्योंकि सेम रजिस्ट्रेशन नंबर पर चीज़ें हो रही है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में भी दे रखा है कि एक पुणे में ब्रांच है, एक कोटा में है, डिफरेंट स्टेट्स में है, और ट्रांसफर कर रहा है स्टॉक एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, तो यहाँ पर IGST लगेगा। अगर गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं ओन ब्रांचेस में, सेम स्टेट में, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर, तो GST लेवी नहीं होएगा। आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट पर भी जो है कस्टम ड्यूटी के साथ IGST लगता है, वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि GST की रेट 18% है मान लेते हैं, तो जहाँ पर भी CGST SGST आएगा वहाँ 9% होगा, और IGST के केस में 18% होगा। आपको GST कैलकुलेट करना है कितना चार्ज करोगे इनवॉइस पर। यदि आप सप्लाई कर रहे हो दिल्ली से दमन एंड दीव, तो अगर दिल्ली से दमन एंड दीव सप्लाई होगा, 50,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई है, तो इस वैल्यू ऑफ सप्लाई पर 18% का IGST लगेगा, 9,000 रुपये। 18% इज 9,000 रुपीज़। आप सप्लाई कर रहे हैं मुंबई से पूना, मुंबई पूना सेम स्टेट में है, तो इस केस में 40,000 का सप्लाई कर रहे हैं तो 9% CGST 9% SGST लगेगा। 40,000 का 9% होता है 3,600, और 40,000 का 9% होता है 3,600। पंजाब से दिल्ली सप्लाई कर रहे हो, दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं, और इसीलिए यहाँ पर आपका IGST लगेगा 18% का। 25,000 का 18% होता है 4,500। और सप्लाई कर रहे हो चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, बट दिल्ली का स्टेट लेजिस्लेचर है, दिल्ली का स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए दिल्ली UTGST की जगह SGST ही चार्ज करती है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया था। अगर आप चंडीगढ़ में सप्लाई कर रहे हैं, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ के अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आप इंट्रा स्टेट उसे मानेंगे, और ये यूनियन टेरिटरी का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो इसमें आप CGST लगाएंगे और SGST की जगह UTGST लगाएंगे। रेट वही है 9%, तो 10,000 का 9% 900 और 900 रुपये, तो ऐसे निकल कर आएगा। और ये जो है रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को जमा होएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये उस स्टेट गवर्नमेंट को, और ये अपना चंडीगढ़ में यूनियन टेरिटरी को। तो यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट था, जिसमें हमने GST से पहले क्या था वो हमने जाना, GST क्यों आया, उसके रीजंस क्या थे,
जीएसटी के क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी हुई है जिस वजह से जो जीएसटी को जो है एम्पावर करती है लाने के लिए, वो हमने जाना। किन पर जीएसटी नहीं लगता है या ओल्ड टैक्स सिस्टम ही लगते हैं, वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो हमने जाना। किन चीज़ों को जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया वो हमने जाना। जीएसटी काउंसिल क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क क्या होता है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें आपको पता है कि वो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आईटी का, ताकि सारा मैकेनिज्म ऑनलाइन हो पाए। एक कंपनसेशन सेस भी लगाया गया है, 5 साल तक मिलेगा, रेवेन्यू की ग्रोथ मिलेगी, उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स पर लगाया गया है, कार, तंबाकू वगैरह एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स, पान मसाला, सिगार, सिगरेट्स। और ये कंपनसेशन सेस से जो है हम स्टेट्स को कॉम्पनसेट करेंगे उनका रेवेन्यू का अगर लॉस होगा तो। जीएसटी में क्या है, डुअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि स्टेट्स का कुछ यूनियन टेरिटरीज का स्टेट लेजिस्लेचर है, और कुछ का जो है लद्दाख जिसमें ऐड करा गया है उनका यूनियन टेरिटरी ही वो है। तो उसके लिए अलग अलग एक्ट बने हैं, क्योंकि डुअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है वो हमने डिस्कस करा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इंटर में आता है, इंट्रा में नहीं आता है। हमने एग्जाम्पल को डिस्कस करा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करा, क्या रूल्स हैं उसके लिए, क्या सेक्शन नंबर में बातें लिखी हुई है, वो चीज़ें हमने जानी। उसके बाद हमने उसका एक एग्जाम्पल भी करा, और बाकी एग्जाम्पल तो मैंने आपको वन नोट में कराया भी है। और एट दी एंड हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन भी कर देख लिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम कैसे जीएसटी का रेट मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन को अंजाम देंगे। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो इसका मतलब जीएसटी का बेस आपका बन गया है। एंड नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल एज वेल आफ्टर गोइंग थ्रू आवर समरी बुक। तो उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और A to Z रीडिंग मारनी है कि जो चीज़ें मैंने बताई है, जो बेस मैंने बनाया है और जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें हो सकता है 4 बातें आपको एक्स्ट्रा ही पता लगे। एंड इफ़ यू लाइक कि कुछ बातें आपको लिख लेनी चाहिए तो अपनी समरी में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये जो आप सेल्फ स्टडी साथ साथ में करेंगे वही आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगी। राइट और रॉन्ग, तो सारी रिवीजन अगर आपकी हो जाए तो मैं MCQ टेस्ट भी अपलोड कर रहा हूँ जिसको आप दे सकते हैं, और अपनी जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है टेस्ट के थ्रू भी जो है चेक कर सकते हैं ऑन LearnsUp एप्लीकेशन और learnsup.com। We'll see you in the next video with a new chapter, and the name of the chapter will be वैल्यू ऑफ सप्लाई। कि भैया किस वैल्यू पर जीएसटी लगता है वो भी तो जरा जान लेते हैं, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद एंड बाय बाय।